सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक लाख की चूड़ियां के अंतर्गत पाठगत बातों से आपको अवगत कराया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठगत बातों से अवगत कराने जा रहा हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से लेखक महोदय अपने मामा के घर जाते हैं और वहाँ का जो चूड़ी बनाने का काम करने वाला बदलू जो मामा है, जो पाठ का प्रमुख पात्र है, वह गांव का काका है। गांव के सभी लोग काका कह करके उसे पुकारते हैं, बदलू काका कहते हैं। लेखक भी चूंकि मामा के घर में है, उसे बदलू मामा कहना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से उसका अन्य लोग संबोधन करते हैं, उसी भाषा में यह भी संबोधित कर करके अपना यथार्थ भाव को रखना चाहते हैं। साथ ही साथ वह चूड़ी का काम करने वाला व्यक्ति बड़ी ही विनम्रता, सात्विकता और कर्मठता के साथ अपने कार्य को करता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से लाह को गर्म कर करके, पिघला कर करके एक भट्टी में गलाने के उपरांत जो बेलनुमा मुंगेरियां हैं, उस पर वह चूड़ी गोल करने का काम करता है। इसके उपरांत विभिन्न आकार की चूड़ियों को बनाता है, निर्मित करता है। पिछले क्लास में यहां तक हुआ था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ियों की आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। स्वाभाविक रूप से उसकी यहाँ पर जो कर्मठता का जो भाव है, उसको लेखक हमें उससे अवलोकन कराना चाहते हैं। उसके पास बेलनुमा मुंगेरियां होती थी, जो अनेक प्रकार साइज की हुआ करती थी। परिणाम स्वरूप वह उस पर हर एक साइज की चूड़ी को सबसे पहले गोल करता, चिकना बनाता, इसके बाद उसमें रंग डाल करके उसे रंगीन बना करके लोगों के लिए तैयार करता। बदलू यह कार्य सदा एक मचिए पर बैठकर क्या करता था। मचिया एक छोटा सा बैठने का साधन, जो निश्चित रूप से किसी रस्सी से बुना हुआ होता है, उस पर बैठ करके क्या करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिससे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। लेखक जब बाल्यकाल में वहां जाते तो बदलू काका के पास जाकर करके उनके द्वारा बनाए जाने वाले उससे रंगीन सुंदर जो लाह की चूड़ियां थी, उसको वे निहारते, देखते। दोपहर का अधिकांश समय वहीं पर उसका बीतता था। वह बीच बीच में मनोरंजन की दृष्टि से हुक्का भी पीता था। इस प्रकार से अपने कर्मठता के साथ काम करता। वह मुझे लला कहकर कहा करता और मेरे पहुंचते ही तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलने पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नव वधू की कलाई हो। वास्तव में वह
जब चूड़ी को बड़ी सजगता, सरलता और कर्तव्यपरायणता से जब बना लेता, तब उस चूड़ी को वह निहारता, देखता, पसंद करता कि मेरे द्वारा किया गया कार्य अद्भुत है या नहीं, अलौकिक है या नहीं, दर्शनीय है या नहीं, सुंदर है या नहीं। वह बेलन पर रखी चूड़ी को इस प्रकार से देखता जिस प्रकार से किसी नववधू की कलाई पर पहना हुआ वह चूड़ी शोभा का केंद्र बना हुआ है। अर्थात अपने काम के प्रति समर्पण के भाव को परिणाम के रूप में वह निहारता, देखता, समझता और मन को खुश करता। और यह भी सत्य है, यदि कोई भी कार्य मन लगाकर किया गया है, पवित्रता के साथ, कर्तव्यपरायणता के साथ किया गया है, तो उसका जो परिणाम होता है और कार्य पूर्ण होने की जो प्रसन्नता होती है वह निश्चित रूप से अद्भुत, अलौकिक और श्रेष्ठ होता है। तो इस प्रकार से वह देखता। स्वाभाविक रूप से लेखक को जब वहां पहुंचते तो लला कह करके पुकारता, उसके लिए मछिया मंगा कर करके बैठने के लिए कहता, स्थान देता, बड़े सम्मान के साथ उनका आदर भी करता। स्वाभाविक रूप से उसके मन में कलाकार के गुण के साथ साथ मानवीय सद्गुण भी कूट कूट करके भरे हुए हैं। वह अपने से छोट इस लला को भी बड़े सभ्य विचार से अपनी बातों से अवगत कराता। तो इस प्रकार से वह दिन भर में लगभग 4-6 जोड़े चूड़ियां बना लेता। इतना चूड़ी बनाने के उपरांत वह चुपचाप बड़े मुग्ध होकर के प्रसन्नता के भाव से वह देखता और वह अत्यधिक खुश होता। बदलू मनिहार था, चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। मनिहार का क्या है? चूड़ी बनाने वाला, चूड़ीहारा, मनिहार। इसके पश्चात उसका वह पैतृक पेशा था, खानदानी काम। हम लोग का जो पहले का समय था, अगर कोई लोहार लोहा का काम करता है तो आने वाली पीढ़ी उस काम में लग जाता था। बढ़ई, मोची, धोबी या अन्य प्रकार के जो काम करने वाले लोग थे, उस कार्य को अपना पैतृक पेशा समझ कर करके उस काम की कुशलता को और अधिक अच्छे ढंग से करने के लिए स्वयं को प्रेरित कर लेते। स्वाभाविक रूप से वह बदलू भी अपना उस पैतृक पेशा को बड़ी यथार्थ भाव से करने का विकल्प तलाशता था और वास्तव में वह बहुत सुंदर चूड़ियां बनाता। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत ही, उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। स्वाभाविक रूप से जो परिश्रम करता था, उस परिश्रम का जो परिणाम आता था, निश्चित रूप से लोगों के लिए, उसके लिए अद्भुत वरदान था। लोग उस चूड़ी को ले जाते, घर की जितनी भी महिलाएं थी उसकी चूड़ी के बिना रह नहीं सकती थी, उसे लाह की चूड़ी को पहनती थी और पूरा का पूरा चूड़ी का खपत गांव में हो जाता था। उसकी मांग निरंतर बढ़ती चली जाती थी और उसे स्वाभाविक रूप से कुछ पैसे मिलते थे। लेकिन गांव में भी सबों के पास पैसा हो ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती। उसके भी चूड़ी हाथ में हो उसकी व्यवस्था बदलू के द्वारा होता था। उसका एक व्यवस्था था वस्तु विनिमय का तरीका। हम लोग इस बात को जान लें कि वस्तु के बदले में वस्तु का आदान प्रदान। मान लीजिए आपके घर में कोई वस्तु है, पैसा नहीं है और उस व्यक्ति को आपके पास रखी हुई वस्तु की जरूरत है और आपको उसके घर की वस्तु की जरूरत है, तो दोनों के विषय में वस्तु का आदान प्रदान हो जाता था। स्वाभाविक रूप से उसकी वस्तु उसको काम आ गई और आपकी वस्तु उसको काम आ गई और इस प्रकार से पहले वस्तु विनिमय के द्वारा पूरा का पूरा अर्थतंत्र विशेषकर ग्रामीण परिवेश में चलता था। अगर ये जो
जातियां हैं, लोहे के काम करने वाला, मोची का काम करने वाला, बढ़ई का काम करने वाला, कपड़ा धोने वाला काम करने वाला, नाई का काम। तो पहले जो गृहस्थ होते थे, जो किसान होते थे, साल में 2 बार अपने काम के अनुसार जो मूल्य निर्धारित होता था अनाज आकर के ले जाते थे। तो उस व्यक्ति का घर में 5 लोगों का आना, 5 प्रकार के कामों का संपादित होना और फिर उसके एवज में जो अनाज हुए उसको उसके द्वारा उनको दे देना, यह वस्तु विनिमय का सबसे आदर्श उदाहरण है। स्वाभाविक रूप से वहां भी ऐसा होता था और लोग अनाज के बदले चूड़ियां ले जाते थे। उसे भी अनाज चाहिए था, इसलिए वह अनाज ले लेता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। लेखक ने कभी उसे लड़ाई झगड़ा करते नहीं देखा, बड़ी सीधा सरल स्वभाव का विचार का व्यक्ति था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाएं, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। स्वाभाविक रूप से शुभ मांगलिक कार्य के लिए चूड़ी का मूल्य सर्वोपरि है और लाह की चूड़ी हो तो फिर उससे सुंदर बात कुछ हो नहीं सकती। लेकिन बदलू ऐसे सब दिन आपको चूड़ी ये भी दे देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब विवाह का अवसर होता था, मौका होता था, तो स्वाभाविक रूप से जो कसर कमी उसकी रह जाती थी, यह पूरा करने का पूरा प्रयास करता था। लड़ाई और जिद दोनों में अंतर है। लड़ाई करना और जिद करना दोनों में फर्क है। स्वाभाविक रूप से वह लड़ाई नहीं करता था, वह जिद करता था और बड़े अच्छे तन मन से उसे वह प्राप्त करने का प्रयास करता था। जीवन भर चाहे उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। स्वाभाविक रूप से वह इस कसर कमी को पूरा करने में कोई कमी नहीं रखता था और कारण भी था, सुहाग का एक अलग मूल्य होता है और यह तब संभव है जब लाह की चूड़ी हो और बदलू का यह काम, बदलू के द्वारा किया गया कार्य सबसे उत्कृष्ट कार्य होता था। वह लेखक बताते हैं कि मामा के घर में किसी लड़की की शादी थी, जासी बात के लिए वह बिगड़ गया। उसको मनाने में नहीं खूब मेहनत करनी पड़ी, लोहे लग गए थे, मतलब उसको काफी परिश्रम के बाद उसे समझाया गया, बुझाया गया, मनाया गया। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य होता है और इस मूल्य को वह समझता था और उसकी कीमत वसूलने का वह प्रयास करता था। उसके साथ साथ लोग उसके घर वाले को, आज भी यह व्यवस्था हमारे समाज में है, जो हमारे यहाँ ये 5 जन्म होते हैं, इनकी कपड़े अलग से आते हैं, मिलते हैं, क्योंकि इनकी भागीदारी उस कार्योत्सव में जो होता है, उसे वस्त्र मिलते, ढेरे सारे अनाज मिलते थे, उसको पगड़ी मिलती, परिधान मिलते और रुपए मिलते। सो अलग पगड़ी से अभिप्राय परिधान के साथ साथ इज्जत है और इस प्रकार से बदलू स्वाभाविक रूप से उन सारे तत्वों को प्राप्त करता था। लेकिन परिश्रम का मूल्य वह जानता था, परिश्रम कर करके ही लोगों से मूल्य वसूल करता था। यह उसकी सबसे उत्कृष्ट भाव और विचार थे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।